डियर स्टूडेंट्स, आज हम समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी समंकों को प्रस्तुत करने का एक तरीका है जिससे समंकों को समझने में सरलता हो, बहुत ही सहज रूप से समंक स्पष्ट हो जाएं। और इसमें बिंदु रेखाओं के माध्यम से, यानी पहले बिंदु और बिंदुओं को मिलाकर रेखाएं बनाई जाती हैं और इस तरीके से समंकों को समझने का प्रयास किया जाता है। वैसेलो ने कहा है कि बिंदु रेखा संख्यात्मक पाठन की सर्वाधिक सरल एवं सामान्य रीति है। यह संख्याओं का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं कि नेत्रों में उनके संबंध तत्काल पता लग जाते हैं। संख्याओं को स्पष्ट बनाने में इसका सर्वाधिक महत्व है। अर्थात कोई भी सांख्यिकी सामग्री चूँकि काफ़ी जटिल होती हैं, डेटा कई बार तो ऐसा होता है कि समंकों का नाम सुनकर ही हम लोगों का कंफर्ट थोड़ा कम हो जाता है कि इतने समंकों को याद रखना या समझना बहुत ही कठिन है। लेकिन ऐसा अगर उन्हें बहुत अच्छे या सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करने के तरीके अपनाए जाएं और उन्हें किया जाए तो ऐसे में समंक बहुत ही स्पष्ट हो जाते हैं और बहुत आसानी से बहुत अच्छी पिक्चर जो भी सामान्य स्थिति है या जो भी वस्तु स्थिति है उसकी बहुत अच्छा परिदृश्य हमारे सामने रखते हैं। तो ठीक यही एक मेथड है ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी, जो कि समंकों को बहुत ही सरल रूप में, बहुत ही स्पष्ट रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिससे हम उसे आसानी से, या बहुत साधारण व्यक्ति भी जो सामान्य सांख्यिकी का ज्ञान नहीं भी रखता हो तब भी वो बहुत आसानी से उन्हें समझने का प्रयास कर सकता है और समझ सकता है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन बहुत ही लाभप्रद है या उपयोगी है हमारे लिए। पॉडिंगटन ने कहा है कि रेखा का घुमाव मस्तिष्क को प्रभावित करने में सारणीकृत विवरण की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। हमने सारणीयन पढ़ा है इससे पहले की क्लासेस में, तो सारणीयन में पूरा टेबल और समंक या समंक किसके बारे में है और कितना है, क्या है, वो सब हमें टेबल में या टेबुलेशन जब हम करते हैं समंकों से तो वो काफ़ी स्पष्ट हमारे सामने होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली या पावरफुल अगर कोई मेथड है तो ऐसा कहा जाता है कि वो डायग्राम्स या ग्राफ के माध्यम से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। और जो रेखा चित्र हैं वो इतनी शीघ्रता से यह प्रदर्शित करने में समर्थ हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, जिसकी शीघ्रता से, जितनी शीघ्रता से ये कार्य हमारी आंखें करने में समर्थ है। जैसे ही हम देखते हैं और वो हमारे सामने एक पिक्चर बना लेते हैं और हमारे दिमाग में मैसेज चला जाता है कि ये पिक्चर क्या कहना चाहती। तो टेबुलेशन जब हम करते हैं तो उसको तो पढ़ने और समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब हम बिंदु रेखीय या ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं समंकों का, डेटा का, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत ही जल्दी उसे समझना संभव हो जाता है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन के कुछ लाभ हैं, जैसे ये आकर्षक होते हैं, रुचिकर और प्रभावशाली प्रदर्शन करने में समर्थ होते हैं। अर्थात बिंदु रेखीय प्रदर्शन का मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और मनुष्य उसका अवलोकन किए बिना, जैसे ही उसको देखता है तो वो उसका एनालिसिस करने लगता है और उसे समझने का पूरा प्रयास करता है और बहुत आसानी से वो उन्हें समझ पाता है अगर वो ग्राफ में दर्शाए गए हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। साथ ही इसमें समय और श्रम की भी बचत होती है कि और सांख्यिकी पढ़ने वाले और सांख्यिकी में रिसर्च करने वाले दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं। और सांख्यिकी की दूसरी विधियों की तुलना में इसमें मेहनत भी कम है और वक्त भी बहुत कम लगता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ टेम्परेचर, अगर हमको टेम्परेचर की कोई डेटा है तो अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो हम पूरा का पूरा टेबल पढ़ेंगे और फिर उसको थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे, तब हमें उसका मीनिंग समझ में आएगा कि इसमें क्या उतार चढ़ाव है। लेकिन अगर हम बिंदु रेखीय प्रदर्शन करते हैं या ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं, इसी तरीके की टेम्परेचर के ग्राफ का कोई ग्राफ बनाते हैं, तो हमें देखते ही अंदाज़ा लग जाता है केवल एक क्षण भर में कि ये टेम्परेचर में किस तरीके के उतार चढ़ाव
हो रहे हैं। साथ ही अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है कुछ चीज़ों की या कुछ आंकड़ों की, तो ऐसे में अगर दो प्रकार के समंकों की तुलना करनी है तो एक ही ग्राफ में अगर उन दोनों को अलग अलग आधार पर दर्शा दिया जाता है तो देखते ही उसका भी अनुमान हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लग जाता है। साथ ही बिंदु रेखीय प्रदर्शन में मध्यिका और बहुलक का निर्धारण करना भी संभव है। साथ में सहसंबंध पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में हम लोग, वो सहसंबंध हुआ, इंटरपोलेशन, अंतर्गणन या आवृत्ति वितरण को भी हम बहुत आसानी से इसके माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बिंदु रेखीय प्रदर्शन के कुछ दोष भी हैं, जैसे वास्तविक मूल्यों की अपेक्षा केवल प्रवृत्ति का प्रदर्शन। बिंदु रेखीय प्रदर्शन में यह यद्यपि बहुत ही उपयोगी विधि तो है, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि केवल इसमें हम ट्रेंड क्या हैं या प्रवृत्ति किस तरीके की हैं वो हम जान सकते हैं, लेकिन वास्तविक मूल्यों के बारे में इसमें जानना बहुत ही आसान नहीं होता है, क्योंकि रेखा चित्र का प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें हर जगह हम उसके में कितने अंक क्या है या आंकड़ा कितना है वो उस जगह स्पेसिफाई नहीं कर पाते। उसकी टेबल अलग से ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अगर केवल रेखा चित्र की हम बात करें तो ऐसे में वास्तविक मूल्यों को प्रेजेंट नहीं किया जाता, केवल ट्रेंड का ही हम पता लगा सकते हैं। साथ ही अगर उसके मापदंड में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन कर दिया जाएगा तो जो वक्र है या हमारा जो डायग्राम है उसमें उसके आकार में काफ़ी कुछ अंतर पड़ जाता है उस ग्राफ में, और ऐसे में मानदंडों से समंकों को का जो प्रयोग है, जो समंकों को जो हम जिस तरीके से हम यूज़ करना चाहते हैं उस तरीके से यूज़ करना संभव नहीं हो पाता है। एक से ज़्यादा तथ्यों को हम एक साथ, जैसे दो या कुछ तथ्यों को तो हम उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उससे अगर ज़्यादा तथ्यों को हमको प्रेजेंट करना है तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ही जटिलता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक ही डायग्राम में अगर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हम प्रस्तुत करेंगे तो उससे रेखा चित्र काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसको समझना आसान नहीं रह पाता। तो जबकि हम यहाँ जब भी बात कर रहे हैं तो हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है, तो आसानी उसमें तब तक ही रहती है जब एक, दो या तीन इतने कुछ चीज़ों को हम एक साथ समझें। इससे ज़्यादा अगर चीज़ों को हम शामिल करना चाहते हैं, जैसे कि हमने टेबुलेशन में देखा था कि हम बहुगुणी सारणी बनाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों की या गुणों को, जैसे जनसंख्या का आयु से हमने वर्गीकरण देखा था, उसके साथ ही लिंग का देखा था, महिला पुरुष का देखा था, साक्षर और इसका निरक्षर का देखा था। तो इन सारी क्वालिटीज़ को, अगर हम बहुत सारी क्वालिटीज़ को एक साथ इसमें रिप्रेजेंट करना चाहेंगे रेखा चित्र के माध्यम से, तो ये रेखा चित्र काफ़ी जटिल हो जाता है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो और साथ ही रेखा चित्रों को उद्धरण के रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं है, और जबकि वास्तविक तथ्यों को संदर्भ के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। ये इसके कुछ दोष थे। अब रेखा चित्र बनाने के कुछ नियम हैं, हम उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। जब हम डायग्राम बनाते हैं, आपने अपनी 10th की क्लासेस में और थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ा होगा, कुछ चैप्टर्स कंपलसरीली होते हैं, तो उनमें आपने रेखा चित्र बनाने को समझा होगा। तो ठीक वैसे ही इसके कुछ नियम हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हमको शीर्षक देना होता है, उसको हेडिंग देना होगा। अगर जो भी हमको डायग्राम बनाना है उसको एक स्पष्ट और उपयुक्त शीर्षक उसको देना होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि इसको देखते ही स्पष्ट हो जाए कि ये डायग्राम किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है। दूसरा, पैमाने का निर्धारण, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ग्राफ में या किसी भी रेखा चित्र में, कि हम स्केल बनाएं और स्केल बहुत ही सही बनाएं। ऐसा नहीं हो कि पैमाना हम इतना बड़ा ले लें कि आपका एक पेपर जो है कागज़ उस पर आए नहीं और उससे बाहर चली जाएं रेखाएं, और इतना छोटा भी नहीं हो कि आपका चित्र बिल्कुल एक छोटे से कोने में सिकुड़ के रह जाए। तो हमें
पैमाना बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सोच समझ के, और पैमाना लेने में जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो समंकों की रेंज है, समंकों का जो विस्तार है, कहाँ से लेकर कहाँ तक समंक आ रहे हैं और उनमें आपस में कितना डिस्टेंस है, उस सब को देखते हुए हमको पैमाने का निर्धारण करना चाहिए। तभी हम समंकों को रेखा चित्र के रूप में सही प्रस्तुत कर पाएंगे। समंकों का प्रांकन यानी प्लॉटिंग करना, प्लॉटिंग यानी जो भी समंक हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, उनको मूल बिंदु से जितना जो भी समंक एक्स और वाई अक्ष पर जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ पर उसका बिंदु बनाकर उसको प्लॉट किया जाता है, ताकि अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव में जाएगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में उसको रखा जाना चाहिए। अंतर को स्पष्ट करना, अंतर को स्पष्ट करना यानी आपस में अगर कोई भी अनुपात या कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं या किस तरीके का कोई रेशो हम किस तरीके का उपयोग में ला रहे हैं, अनुपात हम कैसा, तो उस सब को स्पष्ट करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बिंदु रेखीय पत्र पर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको अलग अलग, अगर मान लीजिए एक साथ 2-3 इन्फॉर्मेशन हैं तो उनको हम या तो अलग रंग से दर्शा सकते हैं उन रेखाओं को, या फिर अलग चौड़ाई या अलग प्रकार से उनको दर्शाया जा सकता है। तो अगर एक साथ हम 2 या कुछ एक से अधिक चीज़ों को स्पष्ट करना चाहते हैं तो उस अंतर को हमको रेखाओं में स्पष्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद उन बिंदुओं को मिलाकर वक्र खींचा जाता है, डायग्राम बनाया जाता है। फिर साथ में जहाँ अगर संभव हो सके तो वास्तविक जो समंक है उनकी सारणी भी दी जा सकती है उनके साथ में, और फुटनोट्स लिखे जाते हैं अगर जहाँ ज़रूरत हो या ऐसा लगता है कि कुछ टिप्पणी ज़रूरी हैं जहाँ पर कहीं कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या परिवर्तन है या उसका स्रोत लिखना चाह रहे हैं हम, तो ऐसे में ताकि ये देखा जा सके कि वो जो भी डायग्राम है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और इसके साथ ही इंडेक्स भी बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक चित्र, रेखा चित्र के साथ संकेत सूची भी प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि हम जो ग्राफ है उसको बहुत सरल तरीके से समझा सकें, जिसमें कि पैमाने में हमने क्या मापा है या रेखाओं में अगर हमने अलग अलग तरीके से या रंग अगर अलग अलग लिए हैं या डिज़ाइन उसका अलग अलग लिया है तो हमें उसको एक पेपर में, उसी पेपर में एक तरफ उस संकेत सूची से देनी चाहिए ताकि उस डायग्राम को इजीली समझा जा सके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इतना सब हमने पढ़ा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम डायग्राम ड्रॉ कैसे करें, उनमें क्या क्या बेसिक्स हैं जिसका कि हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सामान्यतः जो भी बिंदु रेखीय पत्र या ग्राफ पेपर आपका होता है वो यूज़ करते हैं हम, और उनमें जो अलग अलग बिंदु हैं उनको मिलाने से और जहाँ हमें जिस चीज़ को प्लॉट करना है उसके आधार पर हम उनको मिलाकर ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले जो किया जाता है, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो आधार पर हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये जो रेखा है आपकी सीधी, ये लाइन, ये है एक्स अक्ष, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी जिसको कि एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये वर्टिकल जो लाइन है ये क्या कहलाती है, वाई अक्ष, वाई एक्सिस, और ये शून्य है बीच में। तो यहाँ आपका यहाँ से एक ये समकोण बन रहा है और एक रेखा दूसरे रेखा को काट रही है एक तरीके से, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो दोनों ही यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई अक्ष पर प्लॉट किए जाते हैं। मान लीजिए जैसे आपका, और ये एक तरीके से चारों एक्स वाई यानी ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी और ये वर्टिकल लाइन मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा एक ग्राफ हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ मान ये जैसे एक्स एक्सिस पे आप सबसे पहले लेते हैं हम लोग, ये आपका ये एक्स है, तो ये जो एक्स का ये जो हिस्सा है इस तरफ जा रहा है, ये ज़ीरो से इस तरफ जाने वाला, ये सब क्या होगा,
पॉजिटिव, इधर क्या होगा x सारा नेगेटिव, और ऊपर ये जो y है इस तरफ ऊपर की तरफ जो y जा रहा है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव को दर्शाता है, और नीचे ये क्या है आपका नेगेटिव y। अब अगर हमको मान लीजिए फर्स्ट आप लोग समझने की कोशिश करिए, अगर +4 और +3 को आपको बताना है, उसका कोई पॉइंट बनाना है आपको, तो आप कैसे करोगे, 4 x एक्सिस पे भी पॉजिटिव और y एक्सिस पर भी पॉजिटिव, तो ये हिस्सा क्या हुआ, x में भी पॉजिटिव और ये y में भी पॉजिटिव, यानी इस हिस्से में कहीं ना कहीं ये बिंदु आएगा जो y की कितनी इकाइयाँ दर्शाएगा, 3, यानी 1 2 और 3 यहाँ कहीं, और x की कितनी दर्शाएगा, 1 2 3 और 4, तो ये यहाँ और यहाँ यहाँ कहीं इसका बिंदु हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक वैसे नेक्स्ट आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, x एक्सिस पे क्या है, -2, माइनस यानी ये जो x है आपका, ये इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये माइनस है, ऋणात्मक है, 0 यहाँ 0 है, और 0 से इधर लेफ्ट में क्या है, ऋणात्मक, तो यहाँ आप -1 और -2 यहाँ आप दर्शाएंगे, और y में क्या है, पॉजिटिव है, तो y ऊपर ही रहेगा, तो पॉजिटिव यानी y, ये 1 2 और 3, तो यहाँ कहीं इसका पॉइंट बनेगा, हमको मिले, यहाँ हम इसका पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। तीसरा आप समझ सकते हैं कि -1 और -2 को अगर आपको बताना है तो माइनस दोनों किस तरफ होंगे, x वाला तो इधर लेफ्ट में, और लेकिन y का नीचे की तरफ, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ दोनों ही माइनस कहीं ना कहीं प्लॉट होंगे, और ठीक वैसे ही +2 x का पॉजिटिव यानी इस तरफ, और y का नेगेटिव यानी इस तरफ, यानी इस वाले एरिया में ये चौथा वाला क्वाड्रेंट हम बनाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं वो बिंदु होगा। तो इस तरीके से इस तरीके से हम बिंदु ड्रॉ करेंगे, और उनको मिलाकर उनके आधार पर हम ग्राफ फाइनली बनाते हैं। तो आपको एक्सिस समझना है कि ये जो ऊपर से नीचे ये वर्टिकल जो लाइन जा रही है आपकी सीधी ऊपर से नीचे, वो क्या है, y अक्ष है आपका, और ये जो राइट टू लेफ्ट ये जो लाइन है ये आपका क्या है, x अक्ष है, और इस आधार पर हम डायग्राम में ये पॉजिटिव और नेगेटिव को कहाँ हमको बताना है या दर्शाना है डायग्राम में, ये आप लोगों को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए।